तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री का सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई के द्वारा। तो इस सैम्पल पेपर को बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सैम्पल पेपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा बच्चों क्लास 12th का आपका हिंदी मीडियम में होने वाला है। इससे पहले भी मैंने बच्चों वीडियो बना रखा है इस सैम्पल पेपर के ऊपर, लेकिन वो उतना अच्छी तरीके से ट्रांसलेट नहीं हुआ था। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपका सैम्पल पेपर का हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको हिंदी में ट्रांसलेट हुआ मिलेगा और देख लीजिए इसी पैटर्न में आपका पेपर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि हमने हिस्ट्री का ऑलरेडी आपका पूरा सिलेबस का वीडियोस बना रखा है, तो एमसीक्यू बेस्ड। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बच्चों आपका सेक्शन ए के अंदर इस सैम्पल पेपर में, जिसके अंदर बोला है कि इसमें कुल 24 प्रश्न है, यानी 24 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 20 जो है वो हल करने हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, 4 यहाँ व्यक्तियों के नाम दे दिया आपको और ये पूछ लिया आपसे कि एक आपका बुक है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, तो इस पुस्तक के लेखक यानी राइटर कौन है इसमें से, तो वो आपको बताना है बच्चों। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा आपका ये होगा ग वाला, यानी कि सी ऑप्शन पहले का सही होगा हमारा। एस.एन. राव जी जो थे द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पुस्तक के लेखक यानी राइटर माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो भी आंसर्स मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो जो सीबीएसई ने ऑफिशियली मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करवाया है, आपका आंसर की प्रोवाइड करवाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर सारे आंसर्स बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न। ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI, ठीक है, के प्रथम जनरल डायरेक्टर जनरल यानी कि जिसको हम लोग महानिदेशक भी कह देते हैं वो थे। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन, ये 4 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर भी दे रहा है और बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल थे, जिसको हम लोग महानिदेशक भी कह देते हैं। तो कौन थे बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट जो आपका चैप्टर था उसके अंदर काफ़ी बार ये बताया था, ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर, तो वो थे आपका अलेक्जेंडर कनिंघम जी थे। कौन थे बच्चों, तो पहले का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक परंपरा से हड़प्पा संस्कृति अपरिचित थी और अपनाई नहीं गई थी। दोबारा से क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक परंपरा थी जिससे जो हड़प्पाई संस्कृति थी वो अपरिचित थी, ठीक है, और उसको अपनाई नहीं गई थी। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर। तीसरा जो इसका सही उत्तर होना चाहिए बच्चों वो था आपका सांस्कृतिक यज्ञ। ठीक है, यानी कि तीसरे का घ यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप भारत में सबसे पुराना है और मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था आपका। तो यहाँ पर 4 स्तूप के नाम दे रखे हैं आपको, तो आपको सही उत्तर इसमें बताना है। तो इसका सही उत्तर आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर चौथे का सी, सांची का स्तूप। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जैन धर्म के तीर्थकर के अर्थ को वर्णित करता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा ना आपसे पूछा है कि जैन धर्म में जो तीर्थकर थे उनके अर्थ को वर्णित करता है। ठीक है, उनका जो अर्थ है उनको वर्णित करता है एक तरह से, तो वो आपको बताना है 5वें प्रश्न के अंदर। तो इसका सही उत्तर आप ऑप्शन नंबर बी हमारा 5वें का लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। ठीक है, तो 5वें का ऑप्शन नंबर बी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न देखिए बच्चों। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने पहली बार प्रथम सदी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए आपके। छठा प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी, छठे का कुषाण साम्राज्य ने। ठीक है, कुषाण राजाओं ने। ठीक है, आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं
सातवें प्रश्न की ओर। तो सातवां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे। सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सातवां प्रश्न, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सातवें का चाहून दड़ो दड़ो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। तो आठवां प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। दोबारा से देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे, प्रश्न है आपका आठवां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा हरिसेन जी। ठीक है, कौन है, हरिसेन जी। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नौवां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा के गृह स्थापत्य में आवासीय भवन की बाहरी यानी कि भूतल की ओर की बात कर रहा है, दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। ठीक है, तो दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, तो पुरातत्ववेताओं द्वारा इसके लिए उल्लेखित संभावित कारण की पहचान कीजिए। जो खिड़की नहीं होता था ना, बाहरी ओर या दीवारों में खिड़कियां नहीं होता था, तो वो आपको बताना है कि क्यों नहीं होता था। ये पुरातत्वविदों ने इसके लिए कुछ उल्लेख किया है। ठीक है, जाहिर सी बात है अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो नौवे जो क्वेश्चन है आपका उसका ऑप्शन नंबर बी आप लिख सकते हैं, गोपनीयता बनाए रखने के लिए यानी प्राइवेसी जो है आपका मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये आप कह सकते हैं, ज़्यादा हमारा रिलेवेंट लगता है। 10वां प्रश्न देखिए, 10th क्वेश्चन जो है हमारा कि महाभारत की रचना का श्रेय पारंपरिक रूप से एक ऋषि को दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उनका जो है नाम पहचानना है आपको। अब यहाँ 4 ऋषियों के नाम बताए हैं आपको 10वें प्रश्न के अंदर, तो उसमें से बताना है कि महाभारत जो है उसकी रचना का श्रेय किसको देना चाहिए पारंपरिक रूप से, 10वें प्रश्न के अंदर। तो इसका सही उत्तर है आपका ऋषि व्यास, आप इनको दे सकते हैं। 10वें का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और साम्राज्य की किलेबंदी से अत्यंत प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीर्थ यात्री जो थे उस टाइम पे, जो ट्रैवलर्स थे कह सकते हैं, उनके एक तरह से नाम दिए हुए हैं 11वें प्रश्न के अंदर। तो इसका सही उत्तर लिख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी 11वें का अब्दुल रज्जाक जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न की निम्नलिखित में से पहली महिला भिक्षुनी बनने वाली कौन थी। महिला भिक्षुनी बनने वाली कौन थी वो आपको बताना है 12वें प्रश्न के अंदर। तो उसका ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही लिख सकते हैं, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, ये पहली महिला भिक्षुनी बनने वाली जो महिला थी। आगे चलते हैं, महानवमी डिब्बा से संबंधित क्वेश्चन है, कई बार कराया है मैंने आपको। महानवमी डिब्बा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना बड़े ही ट्रिक लगाने की कोशिश करता है सीबीएसई, कभी बोल देगा सही है, कभी बोल देगा गलत है। ठीक है, तो आप लास्ट वाली मतलब इस लाइन का अंतिम शब्द कई बार बच्चे नहीं पढ़ते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पढ़ा करें आप उसको पूरे ही ध्यान से पढ़ा करें और लास्ट वाली लाइन में जरूर पढ़ा करें। यहाँ पर बोला है कि महानवमी डिब्बा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, 13वें प्रश्न के अंदर। तो 13वें प्रश्न के अंदर आप लिख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो लिख सकते हैं आप कि महानवमी डिब्बा जो है उसको राजा का भवन नामक मतलब जो है ये संरचना भी बताई जाती है, हिस्सा था, इस तरह से आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न। ये क्या बोल रहा है बच्चों कि कृष्णदेव राय जो थे निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, मतलब वो किस वंश से संबंधित थे, बेसिकली वही आपको बताना है यहाँ पर 14वें प्रश्न के अंदर। तो इसका 14वें का ऑप्शन नंबर बी आप लिख सकते हैं, तुलुब वंश से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि मध्य पहली सहस्त्राब्दी जो थी, सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व को अक्सर विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इससे कथन जो है संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, इस लाइन से संबंधित आपको बताना है कि जो प्रथम सहस्त्राब्दी का काल था, ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है जो हमारा विश्व इतिहास है। ठीक है, वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसके अंदर। 15वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर आप ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं 15वें का कि दुनिया के विचारकों ने अस्तित्व के रहस्यों को कह सकते हैं समझने की कोशिश की। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अब आ चलते हैं हम लोग 16वें प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से सिखों के कौन से गुरु थे गुरु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। ठीक है, तो सिखों के कौन से गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनका संकलन किया था पवित्र चीज़ का। ठीक है, तो 16वां जो प्रश्न है आपका, उसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि हड़प्पा की लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही जो विकल्प है, सही विकल्प का आपको चयन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो जो 17वां प्रश्न है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इस कारण से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न। तो ये क्या पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 18वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से सातवाहन शासक जो थे उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो वो आपको बताना है, सातवाहनों की बात कर रहा है। तो सातवाहन शासन के दौरान जो कह सकते हैं उनका सबसे प्रसिद्ध शासक आप ये कह सकते हैं, आपका सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गौतम पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, तो 18वें का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ चलें तो 19वां प्रश्न रिक्त स्थान को भरना है कि विनय पिटक, सुत पिटक और अधिम जो है हमारा अभिधम पिटक के संकलन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, आपका 19वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर आप लिख सकते हैं त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इस जो आप यहाँ पर खाली स्थान देख रहे हैं यहाँ पर आपको लिख देना था त्रिपिटक, तो आपका ये पूरा जो खाली स्थान है ये भर जाता। उसी प्रकार से 20वें प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो 20वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग केवल विजयनगर शासकों और उनके परिवार के द्वारा किया जाता था। ठीक है, वो बताना है आपको 20वें प्रश्न के अंदर। तो इसका सही उत्तर लिख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर सी, हजार राम मंदिर जो है आपका, उसका प्रयोग केवल जो विजयनगर के शासक थे और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता था आपका। तो 20वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ चले तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों, कई बार मैंने आपको बताया है। 21वां वाला जो प्रश्न है वो है हमारे 21वें का ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य जी थे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। आगे चले बच्चों, अब हम 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 22वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में राय और नायक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते थे आपका। ठीक है, तो जो राय और नायक थे उनकी स्पेशली यहाँ पर बात कर रहा है 22वें प्रश्न के अंदर। तो उसका ऑप्शन नंबर आप 22वें का बी लिख सकते हैं, कन्नड़ और तेलुगु भाषा जो है आपका वो बोलते थे आपका राय और नायक। ठीक है, उसी प्रकार से आगे चलें हम लोग अगर 23वें प्रश्न की तरफ। तो 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। इनमें से कौन सा एक युद्ध था जिसने विजयनगर जो इतना महान साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य था, उसको कमजोर कर दिया था। 23वें प्रश्न के अंदर आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 23वें का तालीकोटा की लड़ाई थी आपकी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बढ़ चले अपने 24वें प्रश्न की ओर। तो 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची जो हमारा स्तूप था उसके संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप 4 बेगमों के यहाँ पर नाम देख सकते हैं। तो 24वें प्रश्न के अंदर आप लिख सकते हैं शाहजहां बेगम, यानी कि 24वें का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ चलते हैं बच्चों सेक्शन बी की तरफ। खंड ख आ गया हमारा, जिसके अंदर टोटल आपके 20 क्वेश्चन है। 20 में से 18 प्रश्न हल करने हैं। मैं आपको बार बार ये रिमेंबर क्यों कराता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपको जितना दिया है उतना ही करना है। जैसे सेक्शन बी में आपका 20 में से 18 करना है, तो 20 में से 18 ही करना है। कई बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। मेजॉरिटी बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बच्चे फिर भी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ रिमेंबर करवाता हूँ। खैर, बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न कि तमिल संगम साहित्य में दक्षिण भारतीय किसानों की 2 श्रेणियों, ठीक है, वेलार और अनिमई का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है 25वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होना चाहिए। तो 25वें का जहाँ तक मुझे लगता है डी ऑप्शन सही होगा, वेलार
एक जमींदार और अणई एक दास, ठीक है, अणिमई सॉरी, ठीक है, एक दास होगा। उसी प्रकार से बढ़ चलते हैं अपने 26वें प्रश्न की ओर। तो 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पहचानिए कि ये विशेषज्ञ पुरातत्व विभाग के किस उप श्रेणियों से संबंधित है। ये आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ 26वें प्रश्न का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूरा प्राणी विज्ञान, ठीक है। ये आप कह सकते हैं, ये एक स्टेट मतलब कह सकते हैं 2-3 लाइनें दे दी हैं आपको, और 2-3 लाइनों में से ही आपको बोल मतलब ये हिंट के लिए 2-3 लाइनें दी है आपको, और देन आपसे पूछ लेगा कि इसका राइट आंसर क्या है या ये किससे संबंधित हो। तो इसमें ये पूछ लिया है कि ये किससे ये श्रेणी यानी ये कैटेगरी कह लीजिए ये किससे संबंधित है, तो वो आपको बताना है। तो ये आपका पूरा प्राणी विज्ञान है आपका। उसी प्रकार से अब हम बढ़ चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। तो 27वां प्रश्न है आपका, उसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो कि गलत जोड़ा है बुद्ध के प्रतीकों को सही से प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। 27वें प्रश्न, तो इसका ऑप्शन नंबर आप सी लिख सकते हैं यहाँ पर, बोधि वृक्ष बुद्ध का जन्म, तो यहाँ पर ये गलत है आपका, ठीक है। 27वें का ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 28वां प्रश्न कि निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर महाभारत के पात्र की पहचान कीजिए, ठीक है। कुछ बेसिक डिटेल दे दिया है, 2 लाइन दे दी है एक तरह से कह सकते हैं हम, और इसके आधार पर आपको महाभारत के एक पात्र का पहचान करना है। पहली लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे वो। दूसरा है एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो कौन थे बच्चों वो, तो वो थे आपके गुरु द्रोणाचार्य। तो 28वें का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 29वां प्रश्न। तो 29वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है आपका, तो वो आपको बताना है 29वें प्रश्न के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप सही लिख सकते हैं, ब स और द, यानी कि आपका ये जो ब वाला है और स वाला है और द वाला है ये बिल्कुल ही सही है महाजनपदों के बारे में ये कथन, ठीक है। तो आप इन कथनों को पढ़ लीजिए। उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न। आ गया हमारा कथन और कारण, ठीक है। तो इसमें कथन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। अभी कथन बेसिकली कि 500 ईसा पूर्व इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। और कारण आर क्या कह रहा है बच्चों कि ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत सामाजिक आचार संहिता तैयार की है। तो यहाँ पर आपको बताना है कथन गलत है, कारण गलत है या दोनों सही है क्या है, तो वो आपको बताना है 30वें प्रश्न के अंदर। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है बच्चों आपका इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए कि अभिकथन और जो कारण है वो दोनों ही सत्य है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है आपका। तो 30वें प्रश्न का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए यहाँ पर बच्चों। उसी प्रकार से बढ़ चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। तो 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सांची का जो स्तूप था उसमें साल भंजिका आकृति की सबसे सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो 31वें प्रश्न का आप लिख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है, शुभ प्रतीक। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना टफ मतलब सैम्पल पेपर आया है तो पेपर कितना ही टफ आएगा। तो देखिए जितना टफ आपका सैम्पल पेपर आता है उतना टफ आपका पेपर नहीं आता है। तो रिलैक्स रहिए, ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस नहीं बैठाना है कि हाँ सैम्पल पेपर इतना टफ है तो पेपर भी टफ आएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आसान आएगा, बस पढ़ के जरूर जाइएगा। जो वीडियोस बनाई जा रही है उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 32वां प्रश्न बच्चों। तो 32वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम यहाँ पर 3 मुख्यतः कथन दे दिए हैं तो उस पर आपको विचार करना है, देन सही उत्तर बताना है। तो 32वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर आप डी लिख सकते हैं कि 1, 2 और 3, ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। 32वें का आप ये लिख सकते हैं डी ऑप्शन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में शहरी केंद्रों का विकास हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसके नगरों में सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली थी, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था, जल निकासी प्रणाली। उसी प्रकार से तीसरा विचार करने के लिए कह रहा है कि हड़प्पा की सड़कें और जो गलियां थी एक अनुमानित ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, ये भी सही है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना था बेसिकली। तो ये आप 32वें का डी ऑप्शन लिख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों ही सही बोला है। विचार हमने कर लिया इसके ऊपर, बहुत विचार कर लिया, विचार करते करते हमारा 1 साल निकल गया। खैर, अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां प्रश्न कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के पात्र की पहचान कीजिए। अरे कितना महाभारत का पात्र का पहचान करवाएगा। खैर, 33वें प्रश्न में पहला दे रखा है कि राक्षस कुल से ही थी, दूसरा है भीम के साथ विवाह किया था, और तीसरा है घटोत्कच की माता थी आपकी। 33वां प्रश्न, तो 33वें प्रश्न में आप लिख सकते हैं वो थी हमारी हिडिम्बा। हिडिम्बा हिडिम्बा, कई बार आपने घटोत्कच देखा होगा। तो घटोत्कच की माता जो है, मतलब घटोत्कच एक तरह का नाटक भी आता है टीवी वगैरह पे, तो उसकी जो माता थी वो हिडिम्बा थी। ठीक है, उसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वह देवानापिय और प्रियदर्शी कहा जाता था। ठीक है, देवानापिय और प्रियदर्शी, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, उन्हें धर्म के प्रचार के लिए याद किया जाता है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस राजा के बारे में उपयुक्त जानकारी में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखो धम्म की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना धम्म का किसने प्रचार प्रसार किया था 34वें प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, अशोक ने। ठीक है, देखो ऊपर की स्टेटमेंट्स अगर हम पढ़े तो शायद आपके माइंड में उतना कुछ याद ना आए, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बात हो गई उन्हें धम्म के प्रचार के लिए भी याद किया जाता है, तो वो आ जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली अशोक। मैंने आपको कई बार बताया है। उसी प्रकार से 35वें प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो 35वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है बच्चों की, निम्नलिखित का मिलान करना है बेसिकली आपको। तो मिलान कर देते हैं बच्चों। सबसे पहले तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट बैठ जाता है। और अब मिलान करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कह सकते हैं यानी कि पहले का अ, ठीक है, इस तरह से दूसरे का ब, पहले का अ है आपका। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, दूसरे का ब है आपका। ठीक है, तीसरे पहले का स, यानी कि स आप यहाँ पर इस तरह से मतलब मिलान कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सॉरी, इस तरह से मैं दोबारा मिलान कर देता हूँ, थोड़ा सा गलती हो रहा था मिलान करने में। मैं ये वाला भी देखने लग गया, ये क वाला ऑप्शन, तो इसको नहीं देखना है। अब मिलान करते हैं एक बारी, यानी कि अ का दूसरा, अ का जो है ये दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ब का पहला आ जाएगा यहाँ पर, स जो है आपका स का चौथा आ जाएगा। ठीक है, और इसका ऑटोमेटिकली तीसरा हो जाएगा, द का तीसरा। इस तरह से आपको मिलान करना था। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही है। ठीक है, तो 4 आपको जानकारी दे दी, इसमें से बताना है आपको सही कौन सा है 36वें प्रश्न के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 36वें का, जिसके अंदर है आपका पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, पहला जानकारी क्या है कि इसका पहला जो राजवंश संगम वंश था। ठीक है, यानी कि पहला जो राजवंश था यहाँ पर संगम वंश था, और दूसरा है तुलुवों की जगह अराविदु ने ले ली थी। तो ये आप 36वें का डी ऑप्शन लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बढ़ चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। तो 37वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से। 37वां प्रश्न कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा के रूप में एक नए आंदोलन का उदय हुआ। यह आज भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुदाय बना हुआ है। इस परंपरा के बारे में हमारी समझ उन वचनों से है जो उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। इस परंपरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। किस परंपरा के बारे में, वीरशैव परंपरा के बारे में। ठीक है, 37वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर आप ऑप्शन नंबर हमारा बी लिख सकते हैं 37वें का। ठीक है, केवल दूसरा। ठीक है, यहाँ पर जो केवल दूसरा है आपका कि इसका नेतृत्व वासवन्ना ने किया था, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 37वें में। आगे बढ़ चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। तो 38वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। तो जो सही युग्म है हमारा केवल उसी का पहचान करना है 38वें क्वेश्चन में। तो इसका ए ऑप्शन आप लिख सकते हैं, चौल यानी कि तमिलनाडु। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं 39वें प्रश्न की ओर। तो 39वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है। वापस से बॉक्स बना दिया है, बॉक्स में निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर देना है आपको। तो जानकारी क्या दिया है, पहला आपका कि मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, और दूसरा है कि वह कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी। ठीक है, तो उस आधार पे आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सगुण भक्ति की भक्त जो है तो उनका पहचान करना है आपका। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं 39वें में। 39वें का आप जो सही उत्तर लिख सकते हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल ही गया बॉक्स के अंदर मीराबाई। खैर, बढ़ चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कथनों को। पहला कथन क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से इसको पढ़ते हैं कि कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। ठीक है, दूसरा है आपका उसके शासन में शांति और समृद्धि थी। तीसरा आपका उनके सुंदर मंदिरों के निर्माण के लिए अनुदान दिया गया था। ठीक है, दिया था उन्होंने। ठीक है, चौथा है वह, यहाँ पर देखिए चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका कि वह राक्षसी तागड़ी की लड़ाई में हार गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि उपयुक्त में से कौन सा कथन कृष्णदेवराय से संबंधित है आपका। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया था आपको 40वें प्रश्न में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप लिख सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा जो है आपका ये संबंधित है। ठीक है, यानी कि दोबारा से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला, दूसरा और आपका तीसरा बस संबंधित है कृष्णदेवराय से, ये वाला। ठीक है, बस इतना। तो आई होप कि आपको 40वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। तो 41वां प्रश्न, रिक्त स्थान को भरना है आपको। रिक्त स्थान क्या दे दिया है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कच्चा माल प्राप्त करने की नीति थी राजस्थान के डैश अंचल तांबे के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। ठीक है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर जो खाली स्थान रह गया है आपका 41वें प्रश्न में, तो उसका सही चयन करना है आपका। तो राजस्थान का आपको पता है खेतड़ी, तो यहाँ पर आप राजस्थान का खेतड़ी लिख देंगे तो आपका एक खाली स्थान पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से 41वें का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 42वें प्रश्न की ओर चले हम लोग अगर, तो 42वें प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा महावीर अथवा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है 42वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर आप ऑप्शन नंबर सी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 42वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 43वें प्रश्न की ओर चले, तो 43वां प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 43 जो हमारा है ये क्वेश्चन, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है आपका। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है 43वें प्रश्न में। तो ऑप्शन नंबर इसका आप सी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बड़ा सा ये जो लाइन है कि बोधिसत्वों जो थे, बोधिसत्वों ने अपनी व्यक्तिगत प्रयासों से प्रबोधन किया और इसका उपयोग निर्वाण प्राप्त करने के लिए किया। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित जो है सो कि सही नहीं है कथन। उसी प्रकार से बढ़ चलते हैं हम लोग 44वें प्रश्न की ओर। तो 44वां प्रश्न आधा इधर और आधा उधर है, तो खैर प्रश्न देखते हैं पहले। 44वां प्रश्न है हमारा, 43वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 44वें का है भारत में सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, और आपको जो है सो कि बताना है इसमें से सही ऑप्शन, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 44वां प्रश्न, तो 44वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से मतलब मेरा है कि क। ठीक है, अभी तक मैं क ख ग घ जो है आपका उसको ए बी सी डी बोल रहा हूँ अभी तक, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि सर इसको क ख ग ना बोलकर ए बी सी डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो पेपर आता है उसमें ए बी सी डी रहता है इस तरह से, तो इसलिए मैं आपको ए बी सी डी ही बोल रहा हूँ। तो 44वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन और आपका दूसरा ऑप्शन और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन बोल रहा हूँ, 3 जो लाइनें दी गई हैं वो भारत में सूफीवाद के संबंध में ये सही है हमारी। ठीक है,
बढ़ चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। तो 45वां प्रश्न है हमारा कथन कारण वाला, अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन क्या कह रहा है बच्चों इसमें कि कृष्ण देव राय के शासनकाल की मुख्य विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। और कारण क्या कह रहा है बच्चों इसमें कि विजयनगर साम्राज्य ने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच भूमि का अधिग्रहण अपनी सैन्य जो तैयारियों के लिए किया था। ठीक है, तो 45वें प्रश्न के अंदर आप ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 45वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर मतलब जो कथन आपका है अभिकथन ए और कारण आर जो है दोनों सही है, और जो कारण आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या है आपका। उसी प्रकार से बढ़ चलते हैं 46वें प्रश्न की ओर। तो 46वां प्रश्न में एक चित्र दे दिया है आपको, और क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए और बोधि संत जो थे उनकी मूर्ति पर किस कला स्कूल की छाप है वो आपको बताना है। तो इस चित्र को देख लीजिए, मैं उसका उत्तर आपको बता देता हूँ। तो जो आपका ये 46वां प्रश्न है, 46वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर आप ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ए मतलब ये ऑप्शन नंबर का गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है इनका कह सकते हैं आप यहाँ पर छाप है। ठीक है, बढ़ चलते हैं अगले अब सेक्शन की ओर। तो अब शुरू होता है हमारा खंड ग सेक्शन सी। इसके अंदर स्रोत आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। 12 टोटल क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो क देखिए, पहला स्रोत आधारित जो यहाँ पर दिया गया है और ये आपको देखना है, देन आपको उत्तर देना है। तो नीचे दिए गए स्रोतों को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित बहुविकल्प जो हमारा MCQ है उसका उत्तर देना है। तो पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताते चलता हूँ। 47वां प्रश्न है कि पासे के खेल में हारने के बाद द्रौपदी ने ये सवाल किससे पूछा। ठीक है, तो 47वें प्रश्न का आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर क युधिष्ठिर से पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न कि द्रौपदी ये सवाल क्यों उठा रही थी। ठीक है, अब देखिए एक सवाल था जो द्रौपदी उठा रही थी, उसके लिए हमें थोड़ा सा पैसेज देखना पड़ेगा। थोड़ा सा इस पैसेज को पढ़ लेते हैं पहले। कि ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों की प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से अब नीचे और थोड़ा सा पढ़ ले। तो प्रथम में यह मतलब पहला बात ये कह रहा है कि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया, तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। ठीक है, मतलब युधिष्ठिर जो था वो स्वयं को मतलब खुद को हार गया और फिर उसके बाद अपनी पति को दांव पे लगाया, तो ये सही ठहरा रहा है इस स्टेटमेंट को कि हाँ क्योंकि पत्नी पे पति का ही कंट्रोल है। उसी प्रकार से दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहा है आपका कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे उस समय युधिष्ठिर थे, कि वो दाव पर नहीं लगा सकते हैं, मतलब वो जो आपकी द्रौपदी थी उनको दांव पर नहीं लगा सकते हैं। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। ठीक है, तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो बढ़ चलते हैं हम अपने 47वें में क्या हो गया था आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा युधिष्ठिर बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। अब 48वां प्रश्न पूछा था हमसे यहाँ पर कि 48वें प्रश्न में कि द्रौपदी ने ये सवाल क्यों उठा रही थी। द्रौपदी जो थी वो ये सवाल क्यों उठा रही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लिख सकते हैं बच्चों, वह एक पत्नी के रूप में अपनी स्थिति जानना चाहती थी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। 49वां प्रश्न देखिए बच्चों कि द्रौपदी ने अपने अपमानजनक व्यवहार पर क्या प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है, तो 49वां प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वह एक पत्नी के रूप में जिस व्यवहार का सामना कर रही थी उस पर वह सदमे और निराश में रोई। ठीक है, उस पर वह सदमे और निराश में क्या हुई थी, रोई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 50वां प्रश्न कि धृतराष्ट्र ने अंत में क्या प्रतिक्रिया दी थी। तो हमने पैसेज में थोड़ा सा देखा था बच्चों, 50वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि धृतराष्ट्र ने पांडवों और द्रौपदी को उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी वो लौटा दी थी। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 51वां प्रश्न। तो 51वें प्रश्न में कि इस मामले के आधार पर आप एक पत्नी के रूप में द्रौपदी की स्थिति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, 51वें प्रश्न में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लिख सकते हैं 51वें का, कि उसने अपने पतियों के व्यवहार पर आपत्ति जताई। ठीक है, 51वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 52वां प्रश्न देखिए बच्चों। 52वां प्रश्न है कि द्रौपदी के प्रश्न स्वित से कैसे संबंधित थे। ठीक है, स्त्रीत्व से। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये थोड़ा सा इस तरह से, इसको मैं लिख देता हूँ एक बारी, स्त्रीत्व। ठीक है, मैं दोबारा से आप क्वेश्चन रीड करता हूँ कि द्रौपदी के जो प्रश्न थे, द्रौपदी के जो क्वेश्चंस थे, तो वो स्त्रीत्व, ठीक है, से कैसे संबंधित थे। यानी कि स्त्री एक होता है और एक स्त्रीत्व हो गया। ठीक है, तो इससे कैसे संबंधित थे वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो 52वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर ए आप लिख सकते हैं बच्चों, कि उसने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला हमारा क देख लिया, आप ख देखेंगे। ख के अंदर भी यही चीज़ दे रखी है, स्रोत आधारित, तो इसको पढ़िए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग पैसेज को भी देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर यह रचना कबीर की मानी जाती है। कबीर का बोल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, हे भाई यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हो, किसने तुम्हें भ्रमित किया है। कबीर की रचनाओं की बात हो रही है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है। ठीक है, कि ईश्वर को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। सोने को अंगूठियों और चूड़ियों में आकार दिया जा सकता है, क्या यह सब सोना नहीं है। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है, जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता और एक बकरे को मारता है, और दूसरा गाय पे पूरा जीवन विवादों में ही गवा देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पैसेज था। अब इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। ठीक है, 53वां प्रश्न है आपका। ये क्या बोल रहा है, एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ आपका। ओके, अब ये क्या कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कबीर के भाव को पहचानना है आपको। तो जो कबीर का भाव था, 53वां जो प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं आप, कि एकेश्वरवादी पहलू जो है उनका भाव आप यहाँ पर कह सकते हैं। उसी प्रकार से आगे चलते हैं 54वें प्रश्न की ओर। तो 54वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कि कबीर ने ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया है, इससे कोई क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या कोई निष्कर्ष जो ऐसा कि निकाला जा सकता है, तो वो आपको बताना है 54वें प्रश्न में। तो इसका आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा, परम सत्य की अवधारणा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, 55वां प्रश्न देखिए बच्चों, कि कबीर की रचनाओं ने किस प्रकार बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा दिया है, वो आपको बताना है 55वें प्रश्न में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर लिख सकते हैं 55वें का, कि कबीर ने सभी में एकेश्वरवाद का उल्लेख किया। मतलब वो एक ईश्वर में बिलीव करते थे, वो ये नहीं कहते थे कि अल्लाह जी है हमारे और राम जी है, मतलब अलग अलग जो धर्मों के देवी देवता हैं उनको वो नहीं मानते थे। ठीक है, इसीलिए ये कहा जाता है कि जब कबीर की मृत्यु हुई थी तो उनको ना तो दफनाया गया था ना जलाया गया था। ठीक है, उनको एक मतलब ऐसे ही रख दिया गया था इस तरह से। उसी प्रकार से 56वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 56वां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन कबीर के दर्शन का हिस्सा है। ठीक है, 56वां प्रश्न, तो इसका ऑप्शन नंबर आप बी लिख सकते हैं। उन्होंने शब्द या शून्य के रूप का अर्थ इस्तेमाल किया। आगे चलते हैं 57वें प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कि कबीर की कविता का साहित्यिक के साथ साथ दार्शनिक महत्व है। निम्नलिखित विकल्पों में से इस कथन की सही व्याख्या करने वाला जो विकल्प है उसको आपको चुनना है। ठीक है, 57वां प्रश्न, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लिख सकते हैं 57वें का, कि ईश्वर एक है, बस उसके नाम अलग अलग है, ये आप कह सकते हैं। उसी प्रकार से 58वें प्रश्न की ओर चले तो 58वां प्रश्न कह रहा है कि कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो 58वां जो प्रश्न है आपका ये पढ़ना है आपको और सही विकल्प का यहाँ आपसे चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 58वें में आप सारे ही सही लग रहे हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर हम लिख देंगे सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला आपका कबीर एक निर्गुण संत थे, दूसरा है वह निराकार परमात्मा में विश्वास करते थे, तीसरा है वे जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे, चौथा है उन्होंने अंधविश्वासों जो और कर्म कांड की निंदा की थी। तो 58वें का सी ऑप्शन आप लिख सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी यानी कि खंड घ के अंदर। इसके अंदर बोला है कि ये भारत जो है उसका राजनीतिक रेखा मानचित्र यानी कि इंडिया का जो है पॉलिटिकल मैप दे रखा है, उसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर ये स्थान कुछ कुछ दर्शा रखे हैं, तो इनका बताना है आपको। तो 59वां प्रश्न है आपका कि भारत के जो ये मानचित्र दिया गया है इसके अंदर ये जो ए ऑप्शन है उसका अशोक के प्रमुख शिलालेखों के रूप में चिन्हित किया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से इससे पहचानिए। ठीक है, तो ये आपका गिरनार है, आपका ए है जो आपका। ठीक है, ये जो है ना आपका, ये आप यहाँ पर ये गिरनार है आपका, क्या है बच्चों, गिरनार। ठीक है, गिरनार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 60वां प्रश्न। 60वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस प्रश्न पत्र का, कह लीजिए सैंपल पेपर का। इसी मानचित्र पर ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के महत्वपूर्ण नगर बी है आपका, ये बी के बारे में जिक्र कर रहा है जो मानचित्र में दर्शाया गया है। तो वो आपको बताना है कि ये जो मानचित्र है इसमें ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के महत्वपूर्ण नगर को दर्शाना है आपको बी में। तो 60वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, पुहार आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपका बी है यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुहार आप लिख सकते हैं, पुहार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो बस बच्चों यही था सैम्पल पेपर आपका जो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। इसको हिंदी में मैंने आपको बता दिया और पूरा समझा भी दिया। आई होप कि आपको ये सैम्पल पेपर पूरा समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए, इसलिए मैंने आपको करा दिया। ऑलरेडी भी करा रखा था लेकिन दोबारा कराया है और भी अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होता है वीडियो पे उतना मोटिवेशन बढ़ता है हमारा और वीडियोस बनाने के लिए। जितना लाइक करेंगे आप उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, लाल कलर का बटन दबा करके सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाया करेंगे और इसी तरह की नॉलेज से भरी हुई वीडियोज़, महत्वपूर्ण वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच जाया करेगी। तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।